हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि मैं लगातार आपको अलग अलग टॉपिक्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आते हैं उनके टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, चाहे वो हमारा नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो और उसके बाद वर्ब। नाउन मैंने आपको पूरा पढ़ाया, प्रोनाउन भी पूरा पढ़ाया, एडजेक्टिव भी मैंने पूरा पढ़ाया और उसके बाद मैंने शुरू किया वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा टॉपिक जो है, मैं लगातार आपसे जब भी मैं वर्ब का आपको वीडियो देता हूं तब मैं कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा यदि टॉपिक आपका कोई है तो वो है वर्ब। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरा ये चैनल जो है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक संक्षेप में नहीं बल्कि जितना विस्तारित तरीके से हो सकता है मैं आपको उतनी विस्तारित तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं कदापि किसी वीडियो में आपको यह नहीं कह सकता कि 5 मिनट में वर्ब आ जाएगी। मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि 15 मिनट में आपको वर्ब आ जाएगी। मैं आपसे यह भी नहीं कह सकता कि घंटे भर में वर्ब आ जाएगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। अगर ऐसा कोई दावा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रामक कर रहा है, आपको मार्ग भ्रष्ट कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने वर्ब आपको पढ़ाया कि एक नियम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकलता चला जा रहा है। तो कैसे भाई एक टॉपिक में, एक वीडियो में आधा घंटे के या 2 वीडियो में या 5 वीडियो में, संभव नहीं है। इसलिए मैं आज पुनः आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वर्ब, और मैंने नाम दिया है वर्ब 7 यानी कि पार्ट 7। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है 7 का मतलब यहां पार्ट 7 से, वर्ब पार्ट 7 यानी कि वीडियो नंबर 7 जो कि आपका वर्ब से रिलेटेड है। अब यहां मैं आपका 2 मिनट और यहां लूंगा। जैसा कि हम सबको पता है, मैंने आपको एक सिलेबस भी दिया जूनियर सुपर टेट के लिए, जिसमें कि अंग्रेजी विषय के मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अंग्रेजी विषय से जूनियर जो सहायक अध्यापक भर्ती है, खासतौर से एडेड स्कूल के लिए जो आई है, उसमें जिन विद्यार्थियों ने उनके पास बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश रहा हो, ग्रेजुएशन में जिनके पास इंग्लिश रहा हो, वो अगर अंग्रेजी विषय से पढ़ना चाह रहे हैं, अंग्रेजी विषय से तैयारी करना चाह रहे हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं और इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आप यदि मैनपुरी में हैं तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप कहीं बाहर के स्टूडेंट हैं जो कि आप मेरे वीडियोस को यदि फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको सब कुछ विस्तारित तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। लिटरेचर की मैं बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि आपके सिलेबस में है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाकायदा कैसे डिवाइड है, कब से लेकर कब तक के पीरियड का क्या नाम है और उसके मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो राइटर्स हैं उनके क्या नाम है, ये भी मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे इस चैनल से आपको जुड़ा रहना है, मेरे वीडियोस को फॉलो करना है। आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, रूल्स याद करिए। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस परीक्षा में सफल होंगे। या आप मेरे यदि स्टूडेंट्स एसएससी के हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आप अन्य आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे ग्रामर के वीडियोस को लगातार देखिए और आपको पता लग जाएगा कि मैं कितने विस्तारित तरीके से पढ़ाता हूं। तो आज मैं जब आपके लिए वर्ब पार्ट 7 का ये वीडियो लेकर आया हूं, तो वर्ब पार्ट 7 में आज मैंने आपके लिए लिखा है यूज ऑफ डज, डू एंड डिड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो मैंने वर्ब का पार्ट 6 आपको दिया था, उसमें मैंने आपको वर्ब बताया था, बी वर्ब का प्रयोग समझाया था। एक तो बी वर्ब एज एन ऑर्डिनरी वर्ब समझाया था, बी वर्ब एज प्राइमरी एक्सुलरी समझाया था। ठीक है, दोनों प्रकार से मैंने समझाया था उसको। और बी वर्ब को मैंने आपको कहा था कि इनको लिंक वर्ब भी कहा जाता है, तो वो भी मैंने आपको सब कुछ बताया था उसमें। आज हम लोग डू, डज और डिड पर चर्चा करेंगे कि डू, डज, डिड पहले तो ऑर्डिनरी वर्ब, और उसके बाद नीचे मैंने लिखा है यूज ऑफ डू, डज एंड डिड एज एन एक्सुलरी वर्ब। जैसे कि बी वर्ब
का हमने बात किया था ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, और फिर उसके बाद मैंने बात की थी बी वर्ब एज एन एक्सुलरी वर्ब। तो उसी प्रकार से आज का भी ये वीडियो है कि डू, डज और डिड का प्रयोग पहले ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हम समझेंगे और उसके बाद एक्सुलरी वर्ब। क्लियर? तो अब मैं आपका आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने लिखा है रूल, मैंने कहा डू, डज एंड डिड का यूज, डू, डज एंड डिड का यूज ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में डू, डज और डिड का यूज ट्रांसिटिव तथा इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में हो जाता है। ठीक है साहब? डू, डज, डिड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब दोनों ही रूपों में हो जाता है। अब अगर आप मेरे चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं और आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल की गैलरी में जाकर आप देख सकते हैं वीडियोस को। उसमें मैंने ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब आपको समझाई है। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? और इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो कि बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने अर्थ को स्पष्ट कर देती है। ठीक है ना? हिंदी में ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्म उस क्रिया के साथ जुड़ा होता है। और इंट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना कर्म के ही वह वर्ब वाक्य का जो सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है, वह पूरा समझा देती है। ठीक है ना साहब? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डू, डज और डिड का यूज जब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है तो वह ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में हो जाता है। अब मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखे हैं, भाई एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि प्रकाश डज हिज वर्क, मैंने लिखा प्रकाश डज हिज वर्क, यानी कि प्रकाश अपना कार्य करता है। कौन सा टेंस हुआ साहब ये? प्रकाश डज हिज वर्क, प्रकाश अपना कार्य करता है। तो इस सेंटेंस में डज शब्द जो मैंने यूज किया आपको, तो डज किस रूप में आया साहब? अगर आपसे कोई पूछ बैठे तो आप क्या कहेंगे कि डज यहां ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आया है। किस रूप में आया है? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, क्योंकि प्रकाश अपना कार्य करता है। प्रकाश अपना कार्य करता है तो इस सेंटेंस में डज का प्रयोग हुआ है ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, और ये सेंटेंस जो है वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा साहब? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा देखते हैं, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं। तो यहां क्या आया? डू। डू भी किस रूप में आया हमारा? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। और सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर डिफरेंस करना हो, क्योंकि डू और डज, अब तीसरा एग्जांपल और समझ लीजिए, फिर मैं आपको यह क्लियर कर दूं। दे डिड देयर वर्क, वे अपना कार्य करते थे। इस सेंटेंस की हिंदी क्या हुई? दे डिड देयर वर्क, यानी कि वे अपना कार्य करते थे। तो यहां इस सेंटेंस में काय का प्रयोग हुआ? डिड का। तो ये भी आपका किस रूप में हुआ था? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। ये भी आपका किस रूप में हुआ? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। और यहां ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब यूज हुआ है तो ये हमारा टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब आप के मन में ये हो सकता है 1%, ये वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ सकता है कि सर डू, डज और डिड जो है वह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इस सेंटेंस में डू या डज या डिड जो ये सेंटेंस लिखे हैं वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आए हैं या हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सुलरी वर्ब के रूप में आए हैं। तो उसका मैं तरीका आपको समझा दूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे कि हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं, प्रकाश डज हिज वर्क। अगर डू, डज और डिड का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के रूप में होगा, यानी कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, तो इन वर्ब्स के तुरंत बाद आपका एक मेन वर्ब और आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब और आएगी, क्योंकि बिना मेन वर्ब के इन वर्ब्स का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ही हो सकता है। और वो सेंटेंस कैसे होते हैं आपके?
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। और भी कुछ सेंटेंस होते हैं उनकी स्थिति में आपको बताता हुआ चलूंगा जब डू और डज और डिड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ठीक है ना साहब? तो जब तक डू डज और डिड के बाद कोई मेन वर्ब ना आए तब तक डू डज और डिड किस रूप में यूज हो रहे हैं? आपके ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। क्लियर साहब? तो ये तो हो गया आपका पहला नियम, यानी कि यूज ऑफ डज डू एंड डिड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये मैंने आपको समझाया ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। इसमें अभी दो एग्जांपल मैंने और आपको बताए। हाँ, ये तो हो गए सब। हाँ, ये लिखा था मैंने कि डू डज और डिड का यूज ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में हो जाता है। तो अभी जो मैंने तीन सेंटेंस आपको बताए ये तीनों ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में समझाए हैं साहब। किस रूप में समझाए? ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में। जैसे कि प्रकाश डज हिज वर्क, प्रकाश करता है। मान लीजिए अगर मैं सेंटेंस को याद रख दूं, प्रकाश डज, प्रकाश करता है, तो आपके मन में यह सवाल पैदा होगा क्या करता है? और जब तक इस बात का अर्थ नहीं निकल जाता तब तक तो सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। ठीक? तो प्रकाश करता है, क्या करता है? अपना कार्य करता है, हिज वर्क। ठीक? तो इस सेंटेंस में डज का अर्थ पूर्ण करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा? हिज वर्क, यानी कि ऑब्जेक्ट। और जब वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो वर्ब हमारी किस रूप में होती है? ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में। तो ये हमारा किस रूप में हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब। आई डू, मैं करता हूं। क्या करता हूं साहब? मैं क्या करता हूं? तो क्या करता हूं? मैं अपना कार्य करता हूं। माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। तो डू यहां किस रूप में आया? ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में, क्योंकि डू को यहां काय की आवश्यकता पड़ी? माई वर्क, यानी कि ऑब्जेक्ट की। तीसरा मैंने लिखा दे डिड देयर वर्क, वे अपना कार्य करते थे। दे डिड पर अगर मैं रोक दूं को करते थे तो समस्या दो ही घड़ी हो जाएगी। क्या करते थे साहब? तो उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, और ऑब्जेक्ट क्या है? कि वे अपना कार्य करते थे। अब दो एग्जांपल मैंने आपके लिए और भाई लिखे हैं यहां, जैसे कि डू एज राम हैज डन। डू एज राम एज डन, वैसा करो जैसा राम कर चुका है। वैसा करो जैसा राम कर चुका है। तो राम कर चुका है, सेंटेंस का पूरा हो गया। राम कर चुका है, और कैसा करना है? राम ने जैसा किया वैसा करना है। राम ने जैसा किया वैसा करना है। बात खत्म हुई, सेंटेंस का पूरा हो गया। और यहां डन के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो पहली बात तो यहां इस बात की अगर बात करें तो मैं आपसे पूछूं डू या डन? डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में डू डज और डिड यानी कि डू का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में या एक्सिलरी वर्ब के रूप में? एक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं साहब। किस रूप में हुआ? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हुआ। क्यों हुआ वो समझ लीजिए। मैं डू डज की बात कर रहा हूं तो डू की थर्ड फॉर्म भी तो होती है साहब, क्या नहीं होती? डन होती है कि नहीं होती? अब आप कहेंगे सर डन तो है लेकिन उससे पहले हैज आया है, और जब हैज आ गया तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब लग गई साहब। हैज हेल्पिंग वर्ब लग गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्या फर्क क्या पड़ गया उस पर? यूज तो उसका ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हुआ है, और सेंटेंस आपका कैसा हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब का। ठीक? दूसरी बात, इस वाक्य में डू भी आया है आपका, और डू को किसी भी अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए कदापि काय की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट की। डू करो, करो भाई, क्या दिक्कत है? दूसरा, डू एज सीता डज, वैसा करो जैसा सीता करती है। वैसा करो जैसा सीता करती है। तो यहां डज भी सीता करती है, बात खत्म हुई, अर्थ पूरा हो गया। इंट्रांसिटिव वर्ब है, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, और इसलिए डू डज का प्रयोग हमारा किस रूप में हुआ? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, और इंट्रांसिटिव सेंटेंस है तो कहने का तात्पर्य डू डज और डिड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में हो जाता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आप ये शुरू होता है यूज ऑफ डू डज एंड डिड एज एन एक्सिलरी वर्ब। यूज ऑफ डू डज एंड डिड एज एन एक्सिलरी
वर्ब यानी कि डू, डज और डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करना। डू, डज और डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करना। अब ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो रूल नंबर 1 इसके लिए देखिए, डू, डज तथा डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। एक एक करके, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, सविस्तार पढ़िए। कैसा पढ़िए? सविस्तार। और जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, डू, डज और डिड की, तो भैया एक बात समझ लीजिए, डू और डज काय में आएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड काय में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना? इतना तो ध्यान रहेगा आपको। तो देखिए, डू, डज तथा डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी कि डू, डज तथा डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कब होता है? जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है। जब सेंटेंस आपका कैसा होता है? इंटेरोगेटिव होता है। जैसे मैंने लिखा, डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाते हो? डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाते हो? लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले हो गया, सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव। दूसरा, डज राम सिंग ए सॉन्ग, क्या राम एक गीत गाता है? क्या राम एक गीत गाता है? यहां कौन सी वर्ब आ गई हमारी? दूसरी, यानी कि डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज आ गया, तो डज राम सिंग ए सॉन्ग, क्या राम एक गीत गाता है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस आपका कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव। फिर आया, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? तो इसमें डिड आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? ये सेंटेंस भी हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जब डू, डज और डिड का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, तो कौन कौन से नियम आपको पढ़ने हैं? तो उसमें पहला नियम आपका ये है कि डू, डज और डिड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले वाला हमारा कंप्लीट हो ही गया है, तो आगे की जब हम बात करते हैं, तो डू, डज, डिड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कहां कहां किस स्थिति में और यूज होती हैं, तो अब हम उन पर चर्चा करेंगे साहब। ठीक है ना? ध्यान से समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऑक्सिलरी, मैं ऑर्डनरी हटा दे रहा हूं यहां, क्योंकि अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है साहब? तो अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डू, डज और डिड का यूज, क्योंकि डू, डज और डिड का यूज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो डू, डज तथा डिड का यूज एम्फेसिस देने के लिए, यानी कि जोर देने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो जाता है। पहले मैंने आपको रूल बताया कि डू, डज और डिड का प्रयोग आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कब होता है? जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है। ठीक। दूसरा मैं आपके सामने अभी मैंने नियम लिखा, वो ये है कि डू, डज और डिड का यूज एम्फेसिस यानी कि जोर देने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे कि राम डज रीड हिज बुक। इस सेंटेंस का अगर हिंदी अर्थ हम निकालेंगे, तो एक तो सेंटेंस होता है राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो सेंटेंस का अर्थ इंग्लिश बनेगी आपकी कि राम रीड्स हिज बुक। जैसे अगर मैं लिखूं ये एक सेंटेंस, राम
रीड्स हिज बुक। तो इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकलेगा राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो इस सेंटेंस में कहीं जोर देने वाली बात नहीं आई साहब, किसी भी बात को यहां जोर देकर नहीं कहा गया। अगर हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखें कि राम डज रीड हिज बुक, तो इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकलेगा राम अपनी पुस्तक अवश्य पढ़ता है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि राम अपनी पुस्तक पढ़ता ही है। राम अपनी पुस्तक अवश्य पढ़ता है या राम अपनी पुस्तक पढ़ता ही है। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेचुरल सी बात, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो काय का प्रयोग करेंगे हम? डज का। डू का तो कर नहीं सकते साहब, ना डिड का कर सकते हैं। ठीक, तो जोड़ देने के लिए सेंटेंस में प्रयोग किया गया। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, आई डू नो माई वर्क। अगर अब इसमें फिर से हम कंपैरिजन करें कि एम्फेसिस है या नहीं है। अगर मैं कहूं मैं अपना कार्य करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई नो माई वर्क। सेंटेंस क्या बनेगा? आई नो माई वर्क, यानी कि मैं अपना कार्य करता हूं। लेकिन यहां क्या लिखा है? आई डू नो माई वर्क, यानी कि मैं अपना कार्य करता ही हूं। मैं अपना कार्य करता ही हूं। यहां मैंने कार्य करने की बात को कैसे कहा? जोर देकर कहा कि मैं अपना कार्य करता ही हूं, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मैं अपना कार्य अवश्य करता हूं। मैं अपना कार्य अवश्य करता हूं। तो दूसरा नियम हमारा ये हुआ कि डू, डज और डिड का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तब करते हैं साहब सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, जब हमें किसी बात पर अत्यधिक जोर देकर कहना हो, या हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एम्फेसिस देकर कहना हो। जैसे कि he did go to Agra yesterday। ठीक, he did go to Agra yesterday हिंदी निकलेगी, जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने बोलूं, वह कल आगरा गया था। वह कल आगरा गया था, तो सेंटेंस की यहां अंग्रेजी क्या बनाएंगे? he went to आगरा yesterday। सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा साहब। he went to आगरा yesterday, वह कल आगरा गया था। ठीक, ये तो सिंपल हो गया, इसमें बात को जोर देकर नहीं कहा गया। लेकिन जब बात को जोर देकर कहेंगे तो हम कहेंगे वह कल आगरा गया ही था, या वह कल निश्चित ही आगरा गया था। वह कल आगरा गया ही था, या वह कल निश्चित ही आगरा गया था। तो यहां मैंने बात को कैसे कह दिया साहब? जोर देकर। तो जब हम बात को जोर देकर कहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू और डज का प्रयोग होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग कर दिया जाता है एज एन एक्सिलरी वर्ब। ठीक है साहब, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, आसानी के साथ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा ये है कि डू, डज और डिड का यूज एक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो दूसरा नियम क्या है आपका? डू, डज और डिड का यूज एक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जब हमने डू, डज, डिड का प्रयोग एज एन एक्सिलरी वर्ब समझाया, तो डू, डज और डिड का प्रयोग, पहला मैंने आपको बताया कि डू, डज, डिड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में काय में होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा मैंने आपको बताया कि साहब सिंपल सेंटेंस में भी होता है, लेकिन कब होता है? जब
सेंटेंस में जोर देकर कोई बात की गई हो, एम्फेसिस करके कोई बात की गई हो। तीसरा नियम आपके सामने आया कि डू डज डिस का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस में होता है, सबको पता है। सेंटेंस पर ध्यान रखिएगा, डू डज और डिड का प्रयोग होगा आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज। जैसे कि मैं कहूं शी डज नॉट रीड ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। तो भैया वह क्या है हमारा प्रोनाउन, कौन सा, उनका साथ पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में शी क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ काय का प्रयोग होता है एक्सुलरी वर्ब के रूप में, उनका साथ डज का। ठीक, दूसरा देखिए, आई डू नॉट कॉल हिम, आई डू नॉट कॉल हिम, मैं उसे नहीं बुलाता हूं, मैं उसे नहीं बुलाता हूं। तो आई क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन कैसा है ये प्लूरल, और प्लूरल के साथ काय का प्रयोग होता है डू का, और सेंटेंस हमारा कैसा है नेगेटिव। इसी प्रकार से अगर हम डिड की बात करें तो डिड में हम कहेंगे जैसे कि शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाती थी। ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का, वह एक गीत नहीं गाती थी। तो कहने का तात्पर्य डू डज और डिड का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है ना साहब। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, तो देखिए ये नियम बड़े ध्यान से आप लोग याद करते रहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन प्रायः क्या होता है जब हम कंपटीशन का कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं कि जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और प्रायः हम उस चीज का आंसर जो है वो गलत कर देते हैं। यानी कि तीसरा आपका रूल है वो चौथा, डू डज एंड डिड का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में कब होता है, उन्होंने साहब एग्रीमेंट तथा डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने के लिए होता है। डू डज और डिड का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में एग्रीमेंट तथा डिसएग्रीमेंट को व्यक्त करने के लिए होता है। तो भैया एग्रीमेंट को हम लोग हिंदी में सहमति कहते हैं और डिसएग्रीमेंट को हम लोग असहमति कहते हैं। ठीक है, तो सहमति या असहमति यदि किसी बात में व्यक्त हो रही है और सेंटेंस हमारा आपका प्रेजेंट या पास्ट का है तो भी हम काय का प्रयोग करेंगे, डू डज या डिड का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे राम स्पीक्स द ट्रूथ, जैसे मैंने कहा हम 3 लोग बैठे हुए हैं यहां, मान के चलो मैं इस रूम में अभी 3 लोगों के साथ बैठा हूं, मैंने कहा राम स्पीक्स द ट्रूथ, राम सत्य बोलता है। क्या मैंने कहा, राम सत्य बोलता है। तो मेरा जो दूसरा साथी है उसने कहा यस ही डज, हां वह बोलता है, हां वह सत्य। इस कहने का मतलब क्या हुआ, राम स्पीक्स द ट्रूथ, राम सत्य बोलता है। तो अगर मैं इतना लिख दूं यस ही डज तो इसका मतलब हो जाएगा हां वह सत्य बोलता है। तो मेरा जो तीसरा साथी है उसने कहा नो
ही डजंट, क्या बोल दिया? नो ही डजंट, नहीं वह सत्य नहीं बोलता। इस सेंटेंस में क्या हुआ? एग्रीमेंट, क्योंकि मैं जो बात कही गई है उससे अपनी सहमति जता रहा हूं। राम सत्य बोलता है, हाँ वह सत्य बोलता है। यहां मैं क्या कर रहा हूं? डिसएग्रीमेंट जता रहा हूं, नहीं वह सत्य नहीं बोलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को व्यक्त करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। और इस बात का मैं यहां एक बात और बता दूं, जब डू, डज या डिड का प्रयोग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के लिए रूप में हो, तब उनके साथ मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। वह सहमति और असहमति के भाव से ही अपनी मेन वर्ब का पूरा अर्थ दे देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना साहब। ही, अगर मैं बोलूं राम स्पीक्स द ट्रूथ, तो यस ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसमें डज का प्रयोग ही नहीं हुआ। नो ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, इतना लंबा सेंटेंस, तो फिर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट क्या? जैसे हमसे किसी ने पूछा चलो आगरा चल रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? नहीं हम आगरा नहीं चल रहे। नहीं, इतना लंबा तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते? नहीं मैं नहीं। अगर डिसएग्रीमेंट देना है और चलना है तो हाँ मैं चलता हूं, हाँ मैं, यस आई डू, ठीक है ना? तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के भाव को व्यक्त करने के लिए डू, डज और डिड का यूज होता है। और ऐसी स्थिति में डू, डज या डिड के बाद मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें साहब, ठीक। उसके बाद जब हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं तो रूल नंबर 5, डू, डज एंड डिड का यूज क्वेश्चन टैग्स के लिए एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। यानी कि जब हम फिफ्थ रूल पर आते हैं तब मैंने आपके सामने लिखा कि डू, डज और डिड का यूज क्वेश्चन टैग्स के लिए एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। आप में से कई मेरे साथी ऐसे होंगे, कई मेरे स्टूडेंट हो ऐसे होंगे जिनको शायद ये पता ना हो कि क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, ठीक। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? तो अभी मैं पहले आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि राम डजंट रन। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? राम नहीं दौड़ता है, ठीक। अब मैं इसमें जोड़ दूं डज ही, क्या वह दौड़ता है? यानी कि आपके सेंटेंस से ही प्रश्न खड़े कर देना। इसको हम कह सकते हैं पुछल्लू प्रश्न, हिंदी में इसको पुछल्लू प्रश्न ही कहते हैं। जब हम एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, और उस सेंटेंस में जब हम उसी सेंटेंस की कही गई बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसी सेंटेंस में हम एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं साहब? क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। अब मैंने कहा कि राम नहीं दौड़ता, मैंने क्या कहा? राम नहीं दौड़ता। तो मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, तो मैंने तो ये कह दिया राम नहीं दौड़ता। मुझे लगा कि मैंने शायद सही बात नहीं की, तो मैंने इसका क्या दौड़ता है, इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे पता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, राम नहीं दौड़ता, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं क्या राम दौड़ता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन टैग्स इसको कहते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस सिंपल लिखते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसमें से जब हम कोई प्रश्न खड़ा कर देते हैं उसी सेंटेंस से, तो उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। और आपका प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में क्वेश्चन टैग के रूप में और एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू, डज और डिड का यूज हो जाता है। और इनके बाद भी मुख्य वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती, मेन वर्ब की आवश्यकता
नहीं पढ़ती, इसलिए डज ही, बस मैं ये नहीं कहूंगा डज ही रन। राम डजंट रन, राम नहीं दौड़ता है। फिर मैं क्वेश्चन बढ़ाने के लिए ये नहीं कहूंगा डज राम रन, क्या राम दौड़ता है? अरे भाई तो फिर दो अलग अलग वाक्य हो ही गए, फिर एक वाक्य में दो वाक्य कहां निकले? यहां एक वाक्य में क्वेश्चन टैग, यानी कि एक वाक्य दिया हो और उसी में आपको प्रश्न भी खड़ा हो जाए, तब हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब जैसे कि दे सिंग स्वीट सॉन्ग, दे सिंग स्वीट सॉन्ग, यानी कि वे मधुर गीत गाते हैं। अब मैं यहां लिख दूं डोंट दे, क्या वे नहीं गाते हैं? मैंने कहा वे मधुर गीत गाते हैं, और मैंने देखा कि सामने वाला मेरी बात से सहमत नहीं है, तो मैं उससे पूछ सकता हूं क्या नहीं गाते हैं, क्या नहीं गाते हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां हमारे रूल नंबर 5 हुए। पहला मैंने आपको क्या रूल बताया? चलिए अभी एक और आपके लिए मैं और करवा देता हूं। बहुत अच्छा ये रूल है, और जैसा कि मेरी आदत है, मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि जितना विस्तारित रूप से हो सकता है मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। बस आपको इतना करना है कि मेरे वीडियोस को अंत तक देखना है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो मुझे भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, और आपके लिए कुछ नया लाने की, विस्तारित रूप से लाने की प्रेरणा मुझे आप ही लोगों के, जो आप मेरे वीडियोस को अपना स्नेह देते हैं, अपना अफेक्शन देते हैं, अपना समय देते हैं, और जो कमेंट और वगैरह करते हैं, उसी से मुझे ये वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए रूल नंबर 6, डू, डज तथा डिड का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में, एक्सुलरी वर्ब के रूप में क्या होता है? निवेदन, प्रार्थना एवं आमंत्रण। क्या के लिए? निवेदन, प्रार्थना एवं आमंत्रण पर अधिक जोर देने के लिए होता है। डू, डज, डिड का यूज एक्सुलरी वर्ब के रूप में निवेदन यानी प्ली, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, आमंत्रण, इनविटेशन पर अधिक जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं ये सेंटेंस लिख दूं, डू हेल्प हिम। चलो पहले मैं एस समझाता हूं। मैं लिख दूं हेल्प हिम, इसका अर्थ हुआ उसकी सहायता करो। हेल्प हिम का मतलब क्या हुआ? उसकी सहायता करो। और अगर मैं इसके आगे लिख दूं डू हेल्प हिम, पूरा एक ही सेंटेंस है, मैं क्या लिख दूं? डू हेल्प हिम, तो इसका अर्थ हुआ उसकी सहायता अवश्य करो। क्या हुआ इसका अर्थ? उसकी सहायता अवश्य करो। कई लोग ऐसे से, आज मैं ये सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आप में से कई लोगों ने ये सेंटेंस देखे भी नहीं होंगे, और अगर आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा, क्योंकि डू तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगी है। लेकिन भाई मेरे, डू एक्सुलरी वर्ब जरूर रूप लिखी हुई है, लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है? इंपरेटिव, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है। डू हेल्प हिम, हेल्प हिम खाली लिखा है, अर्थ होगा उसकी सहायता करो, लेकिन डू हेल्प हिम आ गया तो इसका अर्थ होगा उसकी सहायता अवश्य करो। क्या आएगा? उसकी सहायता अवश्य करो। इसी प्रकार जैसे दूसरा सेंटेंस में कहूं, स्पेयर सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स,
स्पेयर सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए कुछ समय निकालो। यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है, अपने मित्रों के लिए कुछ समय निकालो। सिंपल सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव है, सिंपल इंपरेटिव हो गया, अपने मित्रों के लिए समय निकालो। लेकिन मैं कह रहा हूं जोर देने के लिए, तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, डू। क्या जोड़ दूंगा, डू। तो डू स्पेयर सम टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, यानी कि अपने मित्रों के लिए समय अवश्य निकालो। इसका अर्थ क्या होगा, अपने मित्रों के लिए समय अवश्य निकालो। तब हम काय का प्रयोग कर रहे हैं यहां, डू का। कम एंड सिप टी विद मी। सबको आमंत्रण कर रहा हूं साहब इस सेंटेंस में। मैंने क्या कहा, आमंत्रण के लिए। ठीक, यहां इस सेंटेंस में क्या हुआ था, प्रार्थना, और हेल्प हिम, इसकी इसमें क्या हुआ, निवेदन। तो यहां मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं सेंटेंस के माध्यम से। मैं कह दूं कम एंड सिप टी विद मी, आओ मेरे साथ चाय पियो, आओ मेरे साथ चाय पियो। सिंपल सा सेंटेंस हो गया, आओ मेरे साथ चाय पियो। अब मैं लिख दूं डू कम एंड सिट विद मी, आओ और मेरे साथ चाय अवश्य पियो, आओ और मेरे साथ चाय अवश्य पियो। तो आमंत्रण भी हुआ, और आमंत्रण तो भाई नेचुरल में जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो गुस्से में तो नहीं करते, उसको रिक्वेस्टली करते हैं, प्रार्थना के आधार पर करते हैं, निवेदन प्रार्थना। भाई आमंत्रण, आप जब किसी के कार्ड देखने जाते हैं तो कहते हैं आ जाना शादी में, ऐसा तो नहीं कहते हैं, ऐसा आना है, तो आवेदन हो गया, ठीक, प्रार्थना हो गई। और किस क्या करना है, यहां निमंत्रित करना है कि भैया आओ और मेरे साथ चाय अवश्य पियो। ठीक है ना। तो ये कुछ डू डस डिड के, और आप, हाँ एक सेकंड, यहां मेरे कई स्टूडेंट यहां थोड़े से, मैं 1 मिनट और लूंगा। आप लोग कहेंगे सर इसमें डू, तीनों सेंटेंस में आपने डू का प्रयोग किया, डज और डिड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये तीनों सेंटेंस मैंने आपके लिए इंपरेटिव के लिखे हैं, और इंपरेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रत्येक इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और जो कर्ता इसमें छिपा रहता है, या आप जो कह सकते हैं जो कर्ता हमारा एब्सेंट होता है, वो हम मान के चलते हैं, वो क्या होता है, यू। क्या होता है साहब, यू। और यू के साथ आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू ही आ सकता है। ठीक, इसलिए मैंने इन तीनों सेंटेंस में डू का प्रयोग किया है साहब। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डू, डज और डिड, पहले तो मैंने ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इनके यूज समझाए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मैंने इनके आपको यूज समझाए हैं। आई होप आपको इनके यूज समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।